अस्सलाम वालेकुम जी। चलो जी सॉल्व करते हैं फिज़िक्स का कुरिकुलम 22-23 का मॉडल पेपर जो कि आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 1 है जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनली सिमिलर। अब आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम कंज्यूम आपने नहीं करना। आप लोग क्या करोगे, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को यूज करोगे जो कि मैंने पिछले उसमें भी वीडियो में बताया था। देखो एंगल और लेंथ, लेंथ का अगर यूनिट मीटर है तो एंगल का यूनिट डिग्री है। ठीक है, तो नहीं है ये। स्ट्रेन एंड प्रेशर, स्ट्रेन जो है मेरे पास डायमेंशनलेस है और प्रेशर जो है मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी डेफिनेशन के हिसाब से है, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रेस आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी नहीं लागू होता। टॉर्क एंड वर्क, ठीक है, तो ये है, लेकिन इसको हम मजीद कंफर्म करेंगे। हमें पता है कि टॉर्क जो है वो बराबर है आर क्रॉस एफ। आर जो है हमारे पास मोमेंट आर्म है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो एम है और फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है। तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम बात करते हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एफ है। अच्छा, और फोर्स जो है हमारे पास ये न्यूटन है और मीटर। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशंस भी इनके सेम होंगे, तो आपको मजीद फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके जी, नंबर 2, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो आइसोथर्मल है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आती है कि अडियाबैटिक सही है या आइसोथर्मल सही है। तो एक्चुअली आइसोथर्मल में ये होता है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेनेंस रहती है और कॉन्टिन्यूस हीट एक्सचेंज होता है। जबकि हमारे पास एडियाबैटिक में जो वर्क डन होता है वो सोलली जो है वो इंटरनल एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और आउटपुट लिमिट आउटपुट वर्क जो है वर्क आउटपुट वो लिमिटेड हो जाता है, तो इस वजह से एडियाबैटिक यहाँ पर नहीं होगा। ओके जी। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑब्वियसली ग्रेविटी। बाकी ये फैक्टर हैं जो कि वेरी करते हैं। ठीक है, जब कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में होता है। अच्छा, ओके, अ टर्टल ट्रेवल 45 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल टू, ठीक है, d बाय टी। ठीक है, अब हमारे पास जो d है वो है 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 45 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो t है वो है जी हमारे पास 20 मिनट्स। ठीक है, तो हम चेक करेंगे आंसर्स में हमें जो है वो आर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 60 मिनट मिल के 1 घंटा बनाता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जीरो, जीरो से कट गया, 2 1 जार 2, ठीक है, एंड 2 3 जार 6। तो मेरे पास 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से और मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नंबर 5 है जी, a stationary wave is formed by waves of frequency 512 Hz. The speed of the wave is 65 meter per second. The distance between two consecutive antinodes is, ठीक है ना। हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v is equal to f, ठीक है, लैम्डा। f फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें पूछ रहा है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है हम डिस्टेंस यानी लैम्डा मालूम करेंगे। ठीक है, और लैम्डा जो है हम वो करेंगे v बाय, ठीक है, एफ। ठीक हो गया, v की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 65 और इसका जो है हमारे पास है जी 512। ठीक है ना, अगर 65 को आप 512 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर यूज करते हुए तो आपके पास जवाब आएगा 0.126 मीटर। A wire is stretched to double of its original length, its strain is, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या बात हुई हुई है, स्ट्रेन पूछा हुआ है। वो कहता है एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ फर्ज करें 1 मीटर और सेंटीमीटर है, फिर कहता है कि मैं जो है वो नई लेंथ उसको मैं डबल कर रहा हूँ यानी 2 मीटर कर रहा हूँ, तो मुझे कहता है कि स्ट्रेन क्या होगा, तो हम जो है वो स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है,
अच्छा, अब मैं चेंज इन लेंथ को ओपन करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा L माइनस एल नॉट डिवाइड बाय एल नॉट, ठीक है ना। अच्छा जी, अब L माइनस एल नॉट यानी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1, और मेरे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। ठीक है, तो एज पर कैलकुलेशन हमारे पास 1 जो है वो आंसर है। अच्छा जी, ये कहता है जी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो चार्ज पार्टिकल है यानी इसका फॉर्मूला है एफ, यानी एफ, ये मेरा मैं एफ इस तरह लिखता होता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई एम। अच्छा, अब देखो मास है ना इसमें मौजूद है, डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है जी, मौजूद है। अच्छा, चार्ज ऑन अ पार्टिकल मौजूद है जी, मौजूद है। ठीक है, तो किस पर इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है। अच्छा, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ना वो लोडिंग एरर नहीं आता इतना ज्यादा, इस वजह से जो है हमारे पास इट्स द बेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। ओके जी, अब हमारे पास है जी द परसेंटेज uncertainty in mass and velocity of an object is 2% and 3% respectively, which of the following is the maximum uncertainty in the measurement of its kinetic energy। बात किस बारे में हो रही है, बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है ना। वो कहता है मास का जो है वो मास के हवाले से बात कर रहा है कि वो 2% है, और वेलोसिटी के हवाले से बात कर रहा है कि वो 3% है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले पर जाना होगा, और वो है हमारे पास Q इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, एक्स, सॉरी वाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास x जो है वो इस टाइम पर m है, ठीक है, और y इस टाइम पे मेरे पास क्या है v है, ठीक है। तो a जो है मेरे पास इस टाइम पर वो मैं फॉर्मूले पे मैं जाता हूँ 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास a की वैल्यू है वो 1 आ रही है, b की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। अब मैं यूज करता हूँ फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये वीडियो में माउस क्यों नहीं सही का, ओके, पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा चेंज इन मास, ठीक है, पर ओरिजिनल मास मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 100 प्लस चेंज, ये बी आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा डेल बी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास a की वैल्यू 1 है। अच्छा, चेंज इन मास पर ओरिजिनल मास ये मेरे पास क्या है 2% है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू जो है वो है 2, ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3%, ठीक है। तो 1 इंटू 2% मेरे पास आ जाता है ये 2%, ठीक है, और 2 इंटू 3 क्या आ जाता है मेरे पास 6%, ठीक है, और 2 प्लस 6% जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 8%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट 8% इज द राइट आंसर। अच्छा, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, ठीक है ना, तो इसका जवाब है जी एल्बर्ट आइंस्टाइन। प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी बताई थी, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बताया था, न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बताया।
तो ये आपको याद रहे, हो सकता है आपको ऑप्शन चेंज करके या आपसे कुछ और पूछा जाए। ओके, द रेडियस और एट टू एंड्स ऑफ अ पाइप, किस बारे में बात हुई, पाइप के बारे में, इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ लिक्विड एट टू एंड्स इज इन द रेशियो ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पर ना बच्चों हमें बताया हुआ है रेडियस के बारे में, ठीक है, यानी R1, ठीक है, डिवाइड बाय R2, इसका रेशियो जो है वो 2:3 है, ठीक है ना, 2:3 है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हमसे पूछ रहा है V1/V2 क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्योंकि पाइप की बात हुई हुई है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम अप्लाई करते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2, ठीक है, V2, ठीक है। अब एरिया जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है, R2 स्क्वायर V2, पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, मेरे पास आ जाएगा ना R1, ठीक है, बाय सॉरी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा V1/V2, ठीक है, यानी V2 मैं यहाँ ले आया, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ना R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैंने इसको R1/R2 2/3 है, तो R2/R1 क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ना 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 जार मेरे पास आ जाता है 9, और 2 2 मेरे पास आ जाता है 4, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन हमें बता रही है कि ना, अच्छा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये मेरे पास जब 9/4 है तो ये क्या बन जाएगा जी, 9/4, ठीक है। तो 9/4 जो है वो इसका आंसर हो गया। लेप्टॉन नंबर फॉर माउंट पार्टिकल इज, इसका जवाब है +1, ठीक है। जो लेप्टॉन नंबर है इलेक्ट्रॉन का या माउंट का या टाउ पार्टिकल्स का, ये +1 है, और जो एंटी पार्टिकल्स का अगर आपके पास आए यानी, तो फिर हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसका सही जवाब है न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का अगर प्लस है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है, पॉजिट्रॉन का प्लस है, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। अच्छा, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट इट डज नो वर्क इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसी फोर्स जो कि बॉडी पर एक्ट करती है मगर वर्क नहीं करती, तो इसका जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्क होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखती है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। वर्क जो होता है मतलब ये जो उस पे लगा होता है स्प्रिंग पर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसको स्टोर करती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि अपोज करती है और वर्क नहीं होने देती, ठीक है। ओके, द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड, अब देखो ऑब्वियस है रीजन के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका जवाब है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ये टर्म है, ये नहीं हो सकता, ये इट्स नॉट ए रीजन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड टर्म है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी ताकत है इसमें, तो ये आएगा। ओके, 16 है जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन द, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया I इज इक्वल टू समीशन, ठीक है, एम आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर मास है ना, तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, वो पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आप यहाँ पे देखो मास पे डिपेंड करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, ये हम समीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है ना मास की, ठीक है ना, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि रॉड का कुछ और होगा या कुछ और बॉडी होगी तो उसकी ओरिएंटेशन कुछ और होगी, ठीक है ना, तो उस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एंड इट्स द राइट आंसर। यहाँ पर कहता है व्हेन fx इज इक्वल टू 3, यानी x कंपोनेंट है फोर्स का, और f इज इक्वल टू 5 यानी रिजल्टेंट कंपोनेंट है, तो आपसे y कंपोनेंट ऑफ फोर्स मांगा हुआ है, तो आप क्या करोगे जी, हमें पता है कि F इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है ना।
अब मैं अगर इफ आई स्क्वायर बोथ हैंड साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा ना एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जब मेरे पास ये आ गया तो आई विल सॉल्व फॉर एफ वाई, ठीक है। मैं इसको कर सकता हूँ एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये एफ एक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एफ वाई राइट साइड पे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है राइट साइड पे रह जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, एफ की वैल्यू मेरे पास है 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो 5 स्क्वायर माइनस, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 न्यूटन है, ठीक है, 3 स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। 5 5 आर 25, 3 3 आर 9, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा जी 16 मेरे पास जवाब आ जाएगा, जो कि है एफ वाई स्क्वायर का जवाब। लेकिन आपने ख्याल करना है भाई, अंडर रूट तो कम से कम लेना 16 का, ठीक है। अंडर रूट जब लेंगे तो मेरे पास वो आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो मेरे पास जो जवाब है वो आ जाएगा 4 न्यूटन, एंड दैट्स द राइट आंसर। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड विश यू गुड लक। जज़ाकल्लाह खैर।